Hi everyone, welcome to our channel The Agnis and you are watching the video series on English Grammar. Students, English Grammar में हमारा 10th टॉपिक चल रहा है जिसमें कुछ पार्ट हम पहले भी कर चुके हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप वो देख लीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। तो आज की क्लास में सिंपल फ्यूचर टेंस टॉपिक कंटिन्यू करेंगे जिसमें मैं आपको सिंपल फ्यूचर टेंस के यूजेस के बारे में बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आप भी परफेक्ट होना चाहते हैं इंग्लिश ग्रामर में तो इस वीडियो सीरीज को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स। Let's get started. Let's go back to when we were young. All the animals we stand. Let's go back to when trees were sung. आइए स्टूडेंट्स समझते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस के यूजेस के बारे में। देखिए, फ्यूचर का मतलब ही होता है भविष्य, और भविष्य से संबंधित जितने भी काम हम करेंगे, फ्यूचर से रिलेटेड जो भी हम काम करने वाले हैं आने वाले समय में, उसको हम सिंपल फ्यूचर टेंस में लिख सकते हैं। इसमें बहुत नॉर्मल तरीके के सेंटेंस आते हैं, ज्यादा घूमे हुए सेंटेंस नहीं आते। अब जैसे कि कोई व्यक्ति है जो कि अभी सड़क पे घूम रहा है और उसके बाद वो अपने घर चला जाएगा। उसके अलावा अभी मैं थोड़ी देर में अपनी क्लास शुरू करूंगा जो कि नई क्लास होगी, और उसके बाद थोड़ी देर में मैं ब्रेक लूंगा और उसमें लंच करूंगा। तो ये बहुत सिंपल सेंटेंसेस हैं जिसमें मैं आपको अपने आने वाले टाइम के, फ्यूचर टाइम के प्लान्स के बारे में बता रहा हूं। फिर कुछ देर में शाम को जब मैं अपने ऑफिस से, अपने काम से छूटूंगा, उसके बाद मैं घर जाके डिनर करूंगा और फिर रेस्ट करूंगा। सो इस तरह से मैंने आने वाले टाइम में जो भी काम करूंगा आपको बड़े शॉर्ट में बता दी। तो देखिए, ये जो काम मैंने आपको बताए हैं ये आज करूंगा मैं। ऐसा नहीं है कि मैं कल करूंगा, परसों करूंगा या एक साल बाद करूंगा, उसमें भी होगा, लेकिन मेन पॉइंट यहां पे ये है कि अभी जो समय चल रहा है उससे आने वाला जो समय है, भले ही वो आज का समय क्यों ना हो, सिंपल फ्यूचर टेंस वहां पे यूज कर सकते हैं। आप कल के लिए भी सिंपल फ्यूचर टेंस यूज कर सकते हैं, परसों के लिए भी कर सकते हैं। उसके अलावा आने वाले 1 साल, 2 साल या 5 साल बाद जो काम होने वाले हैं उसके लिए भी आप सिंपल फ्यूचर टेंस यूज कर सकते हैं। लेकिन इतना याद रखिएगा कि सिंपल फ्यूचर टेंस उस दिन के लिए भी होता है, उस पर्टिकुलर डे के लिए भी यूज होता है जिसमें आप अभी फिलहाल हैं। अभी आप फिलहाल जो काम कर रहे हैं वो तो प्रेजेंट टेंस हो गया, लेकिन इस काम के बाद जो भी आप करने वाले हैं उसको हम सिंपल फ्यूचर टेंस के रूप में लिख सकते हैं। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आप यहां देख सकते हैं, ही विल हेल्प यू। तो इसमें बोला जा रहा है कि कोई व्यक्ति है जो तुम्हारी मदद करेगा। मदद करेगा, सिंपल सेंटेंसेस, ही विल हेल्प यू। और इसमें ज्यादातर जो स्ट्रक्चर यूज होता है स्टूडेंट्स, कौन सा होता है? मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया पहले की वीडियोस में। सब्जेक्ट के बाद शैल और विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, और विल जो होता है वो सेकंड एंड थर्ड पर्सन के लिए होता है, और शैल जो होता है वो फर्स्ट पर्सन के लिए होता है। ये ऑलरेडी बता चुका हूं। तो अगर आप सेंटेंस फॉर्मेशन देखें तो यहां पे थर्ड पर्सन के साथ विल आ रहा है और उसके बाद V1 आ रहा है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है। क्लियर? तो ऐसे जो सेंटेंसेस बनते हैं, इस फॉर्म में जो सेंटेंसेस बनते हैं वो होते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस। ज्यादातर सिंपल फ्यूचर टेंस में आप देखेंगे कि जो सब्जेक्ट है उसके बाद विल और शैल लगा होगा और उसके बाद सीधा V1 लगा देंगे और कोई वर्ब फॉर्म का यूज नहीं होगा इसमें। क्लियर? तो अगर मैं इसको हिंदी में बोलूं तो वह तुम्हारी मदद करेगा, वह तुम्हारी मदद करेगा एक सिंपल सेंटेंस हो गया। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, वह तुम्हारी मदद करेगा, वह तुम्हारी मदद करेगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं वर्ब के साथ जब गा, गी और गे लग जाते हैं तो समझ जाइए वो सिंपल फ्यूचर टेंस में आ जाता है। सेकंड सेंटेंस देखते हैं, यू विल गो टू स्कूल टुमारो। अब देखिए यहां पर सेंटेंस में टुमारो का यूज हो रहा है और सब्जेक्ट के बाद विल का यूज हो रहा है। सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन के बाद विल का ही यूज होता है। और इसमें अगर हम देखें ध्यान से तो नॉर्मली बताया जा रहा है कि तुम कल स्कूल जाओगे, तुम कल स्कूल जाओगे, सिंपली। तो यहां पर अगर हम हिंदी में इसको ट्रांसलेट करें, तुम कल स्कूल जाओगे, तो बिल्कुल हिंदी के हिसाब से भी देखिए वर्ब के साथ गे लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये सिंपल फ्यूचर टेंस है। और ये सिंपली कल के बारे में बता रहा है, कल जो आप करने वाले हो उसके बारे में बता रहा है
तो सिंपल फ्यूचर टेंस में लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आई शैल राइट अ लेटर टुडे। यहां पर आप देख सकते हैं आई आ गया है, उसके साथ तो शैल यूज होता है क्योंकि आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, और उसके बाद V1 भी आ रहा है। और यहां पर आप ध्यान से देखिए टुडे, देखिए टुमारो जो मैं करने वाला हूं, कल जो मैं करने वाला हूं, आने वाले कल में, उसको तो सिंपल फ्यूचर टेंस तो जाहिर सी बात है वहां पे यूज होगा। लेकिन आज के लिए भी जो आज समय बचा हुआ है मेरे पास, उसमें अगर मैं कोई काम करने वाला हूं और सामने वाले को बता रहा हूं तो उसके लिए भी सिंपल फ्यूचर टेंस यूज होता है। देखिए यहां पे टुडे लिखा है, तो आई शैल राइट अ लेटर टुडे, तो यहां पर हो जाएगा मैं आज पत्र लिखूंगा, मैं आज पत्र लिखूंगा। क्लियर? यहां पे देखिए वर्ब के साथ गा आ रहा है, तो ये सिंपल फ्यूचर टेंस की पहचान है। लास्ट सेंटेंस कर लेते हैं, रवि विल प्ले इन दिस टूर्नामेंट। सो रवि जो कि एक लड़का है, वो इस टूर्नामेंट में खेलेगा। सो विल आ रहा है, जहां पर भी विल शैल आ जाए तो समझ जाइएगा कि फ्यूचर के बारे में बात हो रही है, तो इस टूर्नामेंट में खेलेगा। तो रवि इस टूर्नामेंट, अब टूर्नामेंट को में खेलेगा। वैसे प्रतियोगिता बोलते हैं टूर्नामेंट को, जिन बच्चों की हिंदी अच्छी है उनको पता ही होगा, लेकिन आप टूर्नामेंट भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये पहला रूल हमारा होता है। ये तो बिल्कुल जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसके हिसाब से ये रूल बन गया, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने आपको रूल्स बताए थे, है ना, जिसमें हमने पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के फॉर्मूले करे थे। तो ये तो उसी के ऊपर रूल डिपेंड हो गया, तो इसमें कुछ नया नहीं था। हालांकि मैंने आपको इतना जरूर बता दिया है कि आज के समय के लिए भी सिंपल फ्यूचर टेंस यूज होता है, और आने वाले जितना भी समय है और जितने भी आप काम करेंगे उसके लिए सिंपल फ्यूचर टेंस में आप बता सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला रूल करते हैं। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं सेकंड रूल में क्या लिखा है। देख सकते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस में प्रिंसिपल क्लॉज में सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग होता है। अब देखिए सबसे पहले तो आपको कंडीशनल सेंटेंसेस पता होने चाहिए। कंडीशनल सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें कोई कंडीशन लगी होती है, जिसमें कोई शर्त होती है। अब जैसे कि हम कई बार बोलते हैं कि अगर तुम ये काम करोगे तो ये काम होगा, वरना नहीं होगा। अब जैसे कि इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन। तो अगर तुम अच्छा पढ़ते हो, अगर तुम मेहनत करते हो तो ही एग्जाम में, परीक्षा में अच्छे मार्क्स ला पाओगे। सो ये कंडीशन लगी हुई है। अच्छे मार्क्स लाने के लिए क्या कंडीशन लगी हुई है कि तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें अच्छा पढ़ना पड़ेगा। या अगर तुम उसे कॉल करोगे तो वह मिलने आ जाएगा। तो यहां पर वह मिलने आ तो जाएगा, लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि तुम्हें उसको एक कॉल करनी होगी। तो ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस, जिसमें कोई ना कोई कंडीशन होती है। सो अगर हम देखें तो कंडीशनल सेंटेंसेस में देखिए दो तरह के सेंटेंस होते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि एक ही सेंटेंस में दो तरह के सेंटेंस होंगे। तो जिसमें एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज और एक होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। अभी प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज में क्या फर्क होता है? देखिए स्टूडेंट्स, वैसे ये एक बड़ा टॉपिक है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन बहुत शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। प्रिंसिपल क्लॉज एक ऐसा क्लॉज होता है जो कि अपने आप में पूरा होता है, उसको और किसी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है वो अपने आप में पूरा नहीं होता, उसको प्रिंसिपल क्लॉज की जरूरत पड़ती है, तब जाके उसका मतलब पूरा होगा। अब देखिए यहां पे एक एग्जांपल लिखा है, इसमें समझते हैं। यहां लिखा है आई शैल बाय अ मोटरसाइकिल व्हेन द प्राइस कम्स डाउन। यहां पे दो सेंटेंसेस हैं। पहला तो है आई शैल बाय अ मोटरसाइकिल, मैं एक मोटरसाइकिल खरीदूंगा जब कीमतें कम हो जाएंगी। द प्राइस कम्स डाउन, जब उसकी कीमत कम हो जाएगी। दो सेंटेंसेस हैं, ये दूसरा सेंटेंस हो गया जब कीमत कम हो जाएगी। सो अगर मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करूं तो देखिए, अगर मैं ये वाला सेंटेंस आपको बोलूं कि जब कीमतें कम हो जाएंगी या जब कीमत गिर जाएगी, और यहां पे मैं चुप हो जाऊं कि जब कीमत कम हो जाएगी, तो आप क्या बोलेंगे? अबे आगे तो बोल भाई, तू तो बहुत जल्दी चुप हो गया, तूने तो पूरा सेंटेंस मतलब सस्पेंस में ही छोड़ दिया तूने हमको। जब कीमत कम हो जाएगी तो क्या करेगा? तो है ना इनकम्प्लीट सेंटेंस, इसके लिए एक और सेंटेंस की जरूरत पड़ेगी। तो जितना मैंने अभी सेंटेंस बोला वो हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज।
और दूसरा सेंटेंस क्या था, मैं मोटरसाइकिल खरीदूंगा। अगर मैं नॉर्मली आपको यह बात बोलूं कि मैं मोटरसाइकिल खरीदूंगा तो आप बोलोगे अच्छा, अच्छी बात है, सपने सोचना अच्छा होता है। तो मोटरसाइकिल खरीदना जो है वो एक नॉर्मल सेंटेंस है, वो एक कंप्लीट सेंटेंस है। मैं मोटरसाइकिल खरीदूंगा कंप्लीट सेंटेंस है, सिंपल। लेकिन अगर मैं आपसे बोलता हूं कि जब प्राइस कम हो जाएगा तो आप बोलोगे सेंटेंस पूरा करो। तो बस यही फर्क है प्रिंसिपल क्लॉज में और सबऑर्डिनेट क्लॉज में। क्लियर? तो जब प्राइस कम हो जाएंगे तब मैं मोटरसाइकिल खरीदूंगा। तो याद रखिएगा ये जो क्लॉज है ये होता है प्रिंसिपल क्लॉज, और जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है उसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। सो रूल के हिसाब से आपको बस इतना समझना है कि जब भी ऐसा सेंटेंसेस आप बोले तो प्रिंसिपल क्लॉज में ही सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज कीजिएगा। प्रिंसिपल क्लॉज में आप देख सकते हैं यहां पे वर्ड शैल आ रहा है तो इसका मतलब है सिंपल फ्यूचर टेंस लगा हुआ है यहां पे, और उसके बाद V1 आ रहा है, सो सिंपल फ्यूचर टेंस लगा हुआ है और ये प्रिंसिपल क्लॉज के साथ है। और जो कि कंडीशन के साथ जो सेंटेंस लगा हुआ है, शर्त के साथ जो सेंटेंस लगा हुआ है, उसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी लिखा जा सकता है। सो यहां पे देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस लगा हुआ है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो जब सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 आ जाए, देखिए यहां पे V5 लगा हुआ है, कम्स डाउन, है ना, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो इस तरह से आप दो सेंटेंसेस को मिला के लिख सकते हो। और व्हेन का मतलब क्या हो गया, जब, तो ये कंडीशन लगी हुई है कि जब ऐसा होगा तभी वो होगा। सेकंड सेंटेंस, इफ यू कम हियर आई शैल हेल्प यू। अगर तुम यहां आते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अगर तुम यहां आते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब सुनने में देखिए, सुनने में कौन सा सेंटेंस कंप्लीट लग रहा है इसमें, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। क्लियर? तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, इस सेंटेंस को पूरा करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी कंप्लीट है। सो ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। लेकिन अगर मैं बात करूं कि अगर तुम यहां आते हो, तो ये तो इनकम्प्लीट सेंटेंस है ना, सुनने में अजीब लग रहा है। अगर तुम यहां आते हो तो आप पूछोगे कि आगे बोलो, ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं लग रहा, तो ये वाले सेंटेंस हो गए सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो बिल्कुल उसी तरह आप देख सकते हैं यहां पर इफ यू कम हियर, तो शर्त के साथ जो सेंटेंस लगा हुआ है वो इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज कीजिए जैसे वहां पे हुआ है। और ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज, तो प्रिंसिपल क्लॉज के साथ सिंपल फ्यूचर टेंस यूज होता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर पहले प्रिंसिपल क्लॉज आ रहा था, बाद में सबऑर्डिनेट आ रहा था, लेकिन यहां पर क्या है, पहले सबऑर्डिनेट है बाद में प्रिंसिपल है। तो कैसे भी सेंटेंस को बोला जा सकता है, दोनों ही तरीके सही है सेंटेंस को बोलने के लिए। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर है। आप देख सकते हैं प्रिंसिपल क्लॉज में सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज हुआ है और सबऑर्डिनेट क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ है। सो स्टूडेंट्स, आप भी इस पे 2-4 एग्जांपल जरूर बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, कुछ और रूल्स कर लेते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस से रिलेटेड। लेकिन इन रूल्स को करने से पहले आपको यह बात याद रखनी है कि अभी तक जो हमने स्ट्रक्चर किया है सिंपल फ्यूचर टेंस का, जिसमें सब्जेक्ट के बाद शैल विल आता था, फिर V1 आता था और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता था, तो इन सेंटेंसेस में कुछ अलग तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। लेकिन याद रखिएगा ये भी सिंपल फ्यूचर टेंस में ही आते हैं। क्लियर? आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। यहां पे लिखा है सम अदर स्ट्रक्चर्स ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस, जिसमें पहला स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट के बाद हैज हैव आ रहा है और उसके बाद इन्फिनिटिव टू आ रहा है। अभी इन्फिनिटिव टू क्या होता है, देखिए स्टूडेंट्स, टू मतलब ये इन्फिनिटिव हैज हैव के बाद आपको टू वर्ड का यूज करना है और उसके बाद V1 और ऑब्जेक्ट का यूज करना है। ठीक है, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बस यहाँ पे हैज हैव आ गया है, विल शैल नहीं आया है। देखिए विल शैल नहीं आया है इसमें, हैज हैव आ गया है और यहाँ पे टू आ गया है। अब देखिए टू इन्फिनिटिव का क्या मतलब है, वैसे ये पूरा एक अलग टॉपिक है जिसको मैं अलग से क्लियर करूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आपको समझाने के लिए मैं बता देता हूं कि वर्ड टू जो है वो नॉर्मली एक प्रेपोजिशन होता है। प्रेपोजिशन ये आपको किसी भी नाउन की पोजीशन के बारे में बताता है। जैसे नॉर्मली हम इसको कहां पे यूज करते हैं, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू होम, यू विल कम टू माई होम। तो इस तरह से टू का यूज होता है। तो जब भी हम कहीं से किसी जगह, एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं, दूसरी जगह की तरफ जा रहे हैं, तो वहां पे नॉर्मली टू यूज होता है। लेकिन टू, जो वर्ड टू है
वो अगर ऐसी जगह यूज हो जहां पर वो वर्ब बन जाए, एक तरह का वर्ब बन जाए, तो वो हो जाता है इन्फिनेटिव। या अपने साथ जुड़े वर्ब के साथ ही उसको जोड़ा जाए, उसका अलग से कोई मतलब ना निकले, तो वहां पे उसको इन्फिनेटिव बोला जाता है। अब इसका एक एग्जांपल समझते हैं। देखिए, आई हैव टू गो देयर, आई हैव टू गो देयर। तो यहां पर आप इतना याद रखिए, देखिए वर्ब से पहले टू आया है ना। देखिए वर्ब ये है और यहां पे टू आ गया है। तो ज्यादातर वर्ब से पहले जब टू आ जाए तो उसको वर्ब में ही मिला दिया जाता है, उसका अलग से कोई मतलब नहीं होता, तो इसलिए वो एक इन्फिनेटिव कहलाता है। अब अगर एक एग्जांपल है कि आई एम गोइंग टू स्कूल, तो इसमें देखिए गोइंग के बाद आ रहा है टू, आई एम गोइंग टू स्कूल, तो उसमें वर्ब के बाद टू आ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में जहां पे आप जा रहे हैं वहां पे जो टू का वर्ड यूज हो रहा है, इस सेंटेंस में जो टू का वर्ड यूज हो रहा है वो प्रेपोजिशन के रूप में यूज हो रहा है। लेकिन अगर मैं पहले टू लगा दूं तो वहां पे इन्फिनेटिव के हिसाब से यूज होता है। ठीक है, तो अब ये जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, देखिए आई हैव टू गो देयर, तो आई हैव टू गो देयर इसका मतलब है कि मुझे वहां जाना होगा। ये मेरे लिए एक कंपलसरी चीज है, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है कि वहां जाना, तो मुझे वहां जाना होगा। इसकी हिंदी भी आप देख सकते हैं। और ये जो सेंटेंस है किस टाइम के बारे में बता रहा है? फ्यूचर के बारे में बता रहा है, क्योंकि हो सकता है आने वाले टाइम में मुझे वहां जाना होगा। हम कभी कभी बोलते हैं ऐसा कि किसी भी हालत में मुझे वहां जाना होगा, तो ये भी तो फ्यूचर के बारे में ही बता रहा है, इसमें कोई पास्ट या प्रेजेंट की बात नहीं हो रही है। क्लियर? तो ये भी सेंटेंसेस सिंपल फ्यूचर टेंस में काउंट होते हैं। अब यहां पर आप देख सकते हैं दूसरा, यू हैव टू डू दिस वर्क, तुम्हें यह काम करना ही होगा, तुम्हें यह कार्य करना होगा। तो इसमें भी कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन को बता रहा है, काम देते हुए समझा रहा है कि तुम्हें यह काम करना होगा, तो इसका मतलब है फ्यूचर के बारे में बोल रहा है कि ये एक्शन तुमको फ्यूचर में लेना ही होगा, तो ये भी फ्यूचर से रिलेटेड हो गया। तो यहां पर आप ध्यान से देख सकते हैं, वर्ब से पहले टू आ रहा है तो ये हो गया इन्फिनेटिव। आई होप अब आपको इन्फिनेटिव वर्ड का मतलब क्लियर है। उसी तरह कुछ और तरीके के सेंटेंस आप बना सकते हैं। देखिए ये वाले जो सेंटेंस हैं ये कंपल्शन दिखा रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें, कंपल्शन मतलब नेसेसिटी, जो चीजें जरूरी हैं उसके बारे में ये सेंटेंस बता रहे हैं आपको। उसके अलावा कहां पे यूज होता है? देखिए सब्जेक्ट के बाद इज एम आर आ रहा है और उसके बाद टू, फिर अगेन टू, वही इन्फिनेटिव क्योंकि वर्ब से पहले आ रहा है, और V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये किस तरह के सेंटेंस में आता है? ही इज टू कम टू पटना, ही इज टू कम टू पटना मतलब वह पटना आने वाला है। तो इसमें कोई कंपल्शन नहीं है कि ये काम जरूरी ही होना है, लेकिन इसमें एक आइडिया दिया जा रहा है कि वह पटना आने वाला है, तो फ्यूचर में वह पटना आएगा, तो इसका मतलब ये भी समझा जाता है। तो ये भी एक सिंपल फ्यूचर टेंस है ना। हम बोलते हैं ना कि वह पटना आने वाला है या ये काम होने वाला है, तो इसका मतलब अभी तक नहीं हुआ है, आने वाले टाइम में होगा, तो इसीलिए सिंपल फ्यूचर टेंस। दूसरा सेंटेंस पढ़ते हैं, यू आर टू अपीयर एट द एग्जाम। सो देख सकते हैं आप, यू के साथ आर लगता है और ही के साथ इज लगा हुआ है, तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि सिंगुलर के साथ इज लगता है, प्लूरल के साथ आर लगता है, और एम तो हमेशा आई के साथ लगता है। तो यू आर टू अपीयर एट द एग्जाम, इसकी हिंदी क्या हो गई? तुम परीक्षा में प्रकट होने वाले हो, मतलब तुम परीक्षा अटेंड करने वाले हो। तो यहां पर इस सेंटेंस में आप देख सकते हो, यहां पर एक वर्ड आ रहा है कॉमन वर्ड, वाला और वाले। तो ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं वो भी फ्यूचर से रिलेट करते हैं, और उनका जो स्ट्रक्चर होता है आपको इस तरह से बनाना है। तो स्टूडेंट्स आई होप ये क्लियर है, जल्दी से इसको भी नोट डाउन कीजिए। अगले स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं सब्जेक्ट के बाद वही इज एम आर सेम आ रहा है जो कि लास्ट स्ट्रक्चर में था। उसके बाद देखिए ये नई चीज है जो कि है अबाउट, ए नया वर्ड है। अबाउट के बाद टू आ रहा है, फिर V1 फिर ऑब्जेक्ट। सो अबाउट टू, आपने कई सेंटेंसेस सुने होंगे जो कि बीच में जिनके अबाउट टू आता है, जैसे द गेम इज अबाउट टू स्टार्ट, इंडिया इज अबाउट टू विन द गेम, शी इज अबाउट टू कम, वी आर अबाउट टू लीव। तो जब भी ये अबाउट टू वाला वर्ड्स, ये जो दोनों वर्ड्स हैं ये साथ में आ जाएं तो समझ जाइएगा कि वो फ्यूचर में काम होने वाला है और बहुत जल्दी काम होने वाला है, बिल्कुल पिछले वाले की तरह, ठीक है ना। पिछला स्ट्रक्चर में भी था होने वाला है, इसमें भी बिल्कुल सेम रहेगा। तो आप देख सकते हैं द गेम इज अबाउट टू स्टार्ट, तो यहां पर भी देखिए अबाउट के बाद टू आ रहा है और उसके बाद वर्ब आ रहा है।
तो इसका मतलब ये हो गया सिंपल फ्यूचर टेंस ही माना जाएगा इसको। और इसकी हिंदी में ट्रांसलेशन करें तो जो गेम है या खेल है वो शुरू होने वाला है, खेल शुरू होने वाला है। नेक्स्ट, शी इज अबाउट टू सिंग अ सॉन्ग। सो ये भी आप देख सकते हैं अबाउट के बाद टू आ रहा है और सिंग उसके बाद ये वर्ब आ रहा है। तो टू के बाद अगर वर्ब आता है तो वो इन्फिनेटिव हो गया, और जहां पर इन्फिनेटिव यूज होता है वो ज्यादातर सिंपल फ्यूचर टेंस के रूप में यूज किए जाते हैं। शी इज अबाउट टू सिंग अ सॉन्ग, वह गाना गाने वाली है। नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट्स, बिल्कुल सेम, पूरा स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, बस अबाउट की जगह यहां पे आ गया है गोइंग, गोइंग टू, ठीक है, गोइंग टू। लेकिन यहां पे जो गोइंग वर्ड है वो जाने से रिलेटेड नहीं है। वैसे गोइंग का मतलब क्या होता है, जाना, नॉर्मली जाने से रिलेटेड होता है गोइंग, लेकिन यहां पर जो गोइंग का मतलब है कोई भी काम शुरू करने वाला हूं तो उसके लिए गोइंग लगा रहा हूं मैं, ठीक है। अब ये कैसे पता लगेगा, अगर गोइंग के पीछे बिल्कुल सेम इन्फिनेटिव आ जाता है तो समझ जाइएगा कि ऐसे सेंटेंसेस में जाने की बात नहीं हुई है, ऐसे सेंटेंसेस में काम शुरू करने की बात हुई है। बहुत ही जल्द वो काम शुरू होने वाला है। आइए देखते हैं, जैसे हम कई बार बोलते हैं आई एम गोइंग टू राइट अ बुक, मैं एक पुस्तक लिखने वाला हूं, कहीं जा नहीं रहा हूं यहां पे। तो यहां पे जो ये गोइंग टू है ये इन्फिनेटिव वर्ब कहलाते हैं, ठीक है। तो गोइंग का मतलब बिल्कुल अलग है, बेसिकली गोइंग के बाद टू आ रहा है, और ये जो वर्ब है इसमें असली वर्ब जो है वो ये वाला है, टू के बाद वर्ब आ रहा है, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू राइट अ बुक, मैं पुस्तक लिखने वाला हूं, और ये भी बात फ्यूचर से रिलेटेड है ना। मैं पुस्तक लिखने वाला हूं अगर मैं किसी को बता रहा हूं तो इसका मतलब जाहिर सी बात है मैं फ्यूचर के बारे में बता रहा हूं। अगला देखेंगे, ही इज गोइंग टू बाय अ मोटरसाइकिल टुमारो, ही इज गोइंग टू बाय अ मोटरसाइकिल टुमारो, तो वह कल एक मोटरसाइकिल खरीदने वाला है। तो अगर इसकी हिंदी में ट्रांसलेशन करें तो वह कल एक मोटरसाइकिल खरीदने वाला है। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं गोइंग टू आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जाएगा, ये इसका मतलब ये है कि वह खरीदने वाला है, ये काम करने वाला है। और उसके बाद आप देख सकते हैं टू लिखा है और टू के बाद V1 लिखा हुआ है। तो इस तरह से आपको ये कुछ और सेंटेंसेस होते हैं, कुछ और स्ट्रक्चर्स हैं जो कि सिंपल फ्यूचर टेंस से रिलेट करते हैं, लेकिन बेसिकली ये सिर्फ आपको समझाने के लिए थे। आप बहुत सारे सेंटेंसेस इसमें बना सकते हैं, अगर आपको समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो बेसिक फॉर्मूला है जो इससे पहले के दो रूल्स में हमने किया है उसी को आगे कंटिन्यू करके मैं आपको अभी टेंस पढ़ाऊंगा। अभी फिलहाल इन वाले सेंटेंसेस को अभी हम नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि इन पे तो दोबारा से वीडियो बन सकती है, इन्फिनेटिव का टॉपिक है और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो उन पे दोबारा वीडियो बनेगी। लेकिन ये आपको एक आइडिया देने के लिए था, तो आई होप आप ये समझ चुके हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे खत्म होता है हमारा ये पार्ट। आई होप इस पार्ट में बताए गए सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हैं और कोई भी डाउट नहीं है। सो आने वाले पार्ट में मैं आपके लिए लेके आऊंगा सिंपल फ्यूचर टेंस से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस, जिसमें हम स्ट्रक्चर पे बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। सो बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। We will always take